राज्यपाल कोटे से विधान परिषद के 12 सीटों के लिए हलचल तेज हो गई है। बिहार की सियासत में इन 12 सीटों पे दावेदारी किनकी बनती है, चलेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी शशि भूषण के पास, समझेंगे कि आखिर ये 12 सीट कौन सी है और किस तरीके से इस पर मनोनय होता है और सबसे ज़्यादा किनके खाते में यह सीट जाने वाली है। सत्ता पक्ष का पूरा अधिकार होता है, लेकिन बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार है, एलजेपी भी इस गठबंधन में साथ है। आखिर पेच कहाँ फंसा है और जब ये गठबंधन के बाद सीट किसके खाते में जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। शशि भूषण के पास चलेंगे, समझेंगे एक एक सीट का पूरा हाल समझेंगे, पूरा माजरा समझेंगे, क्योंकि इस 12 सीट को लेकर बिहार में काफ़ी पहले से ही सियासत भी तेज हो रही थी और साथ ही साथ गठबंधन में दरार भी खींची थी इसी को लेकर। शशि, जिस 12 सीट की हम चर्चा कर रहे थे, इसी को लेकर गठबंधन में दरार भी निकली थी एनडीए के अंदर। दावेदारी थी, ये हकीकत है। लेकिन गणेश, जो आप खबर बता रहे हैं या जिस खबर पर हम चर्चा के लिए इस वक्त जुड़े हुए हैं अपने दर्शकों के साथ, बहुत सादे अंदाज में, सीधे सादे अंदाज में हम आपको बताते हैं सहज तरीके से कि दरअसल जिन सीटों के चुनाव की हम चर्चा कर रहे हैं, मतलब मनोनयन की हम चर्चा कर रहे हैं, वो प्रक्रिया पूरी क्या होती है। देखिए, बिहार में फिलहाल 12 सीटों पर राज्यपाल कोटे से मनोनयन होना है विधान परिषद के सदस्यों का, और जो सरकार में पार्टी रहती है या अलायंस रहता है, उस अलायंस के ही या सत्ताधारी दल के ही ये मनोनीत सदस्य होते हैं। ये पहले से अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, इसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है। तो 12 सदस्यों को जाना है राज्यपाल कोटे से, लेकिन उसकी जो पूरी प्रक्रिया होती है, वो पूरी प्रक्रिया हम अपने दर्शकों को समझाना चाहते हैं। कैबिनेट में बाज़ाब्ता एक प्रपोजल आता है, जिस प्रपोजल में इस बात पर सहमति लगती है या मुहर लगती है कि मुख्यमंत्री अधिकृत कर दिए जाएं इस मनोनयन के लिए या सरकार की तरफ से सिफारिश करने के लिए। हमारे पास जो खबर है, कल जो कैबिनेट की बैठक फिर से बुलाई गई है, आज कैबिनेट की बैठक हुई थी और कल एक बार फिर से कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इसमें हो सकता है कि ये प्रस्ताव आ जाए, क्योंकि आज 5 एजेंडों पे मुहर लगी है, तो कल फिर से कैबिनेट बुलाने का कोई मतलब समझ में नहीं आता है। अमूमन एक हफ्ते में एक बार या अधिक से अधिक 2 बार कैबिनेट होती है, लेकिन बैक टू बैक डेज में कैबिनेट हो, तो ये इंडिकेशन है कि हो सकता है कि कल जो विधान परिषद वाला मसला है उसके लिए ये कैबिनेट को बुलाया गया हो। और इस कैबिनेट की बैठक में शाम 6 बजे बैठक बुलाई गई है। इस कैबिनेट की बैठक में हो सकता है नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया जाए मंत्रिमंडल की तरफ से कि आप सरकार की तरफ से फैसला लेकर के राज्यपाल को सूचित कर दें कि विधान परिषद की 12 सीटों पे कौन जाएगा। अब प्रक्रिया यह है गणेश कि बिहार में जो 12 सीटों पर विधान परिषद के नए सदस्यों को जाना है, सरकार इसकी सिफारिश करती है और राज्यपाल का केवल नाम होता है, राज्यपाल की मुहर होती है, राज्यपाल का नाम होता है। लेकिन राज्यपाल कोटे से जाते वही हैं जो सरकार चाहती है। सरकार की अनुशंसा को राज्यपाल डिनाई नहीं कर सकते, वो मानना है। तो हमारे पास जो खबर है वो ये है कि नीतीश कुमार को अधिकृत जब किया जाएगा, इसके बाद वो तत्काल या फिर जब भी चाहे, वो 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, हफ्ता दिन हो सकता है, महीना दिन हो सकता है, नीतीश कुमार की जब मर्जी जैसे हो, वो सिफारिश करेंगे कि विधान परिषद कौन कौन लोग जाएंगे। अब एनडीए बिहार में सत्ता में है, जेडीयू से सभी सदस्य नहीं जाएंगे, ये बात पहले से तय है। जो फॉर्मूला चल रहा है जेडीयू के अंदर और बीजेपी के अंदर, और एलजेपी भी उसमें है, उसमें ये तय हुआ है कि 7 सीटों पे जेडीयू के सदस्य जाएंगे और 5 बीजेपी के पाले में, और इन 5 सीटों में से 1 सीट पर एलजेपी के उम्मीदवार जाएंगे। मतलब सीधे सीधे अलायंस में एलजेपी को हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है। तो एक तरीका निकाला गया है जो चिराग पासवान ने दबाव बनाया पिछले दिनों, उसका एक नतीजा हुआ है। और भूपेंद्र यादव ने कल ही संजय जायसवाल के साथ जाकर के मुलाकात की थी नीतीश कुमार से गणेश, तो उसमें इस मुलाकात में इस बात सहमति बनी। भूपेंद्र यादव पहले चिराग पासवान से मिल चुके थे दिल्ली में, तो एक सहमति बनी है कि 1 सीट पर एलजेपी के उम्मीदवार भी जाएंगे और 4 बीजेपी के जाएंगे, और ऑब्वियस है कि 7 जो हैं वो जेडीयू के जाएंगे। तो 12 का आंकड़ा जो है वो फोटो फिनिश होने वाला है। लेकिन जो असल खबर है वो अब हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। हमने अभी तक प्रक्रिया बताई, असल खबर ये है कि जो जेडीयू के मौजूदा एमएलसी हैं, जिनको उम्मीद है या उम्मीद थी या अभी भी उम्मीद कर सकते हैं कि वो फिर से विधान परिषद जा सकते हैं, उनको झटका लग सकता है। नीतीश कुमार ने पिछले बार जो अभी चुनाव हुए राज्यपाल कोटे से पहले, जो विधान परिषद को विधानसभा कोटे से, उसमें जो इंडिकेशन दिया है, उस इंडिकेशन का मतलब समझिए।
वो बड़ा इंडिकेशन ये है कि उन्होंने किसी भी पुराने मेंबर को रिपीट नहीं किया है। अब अगर नीतीश कुमार इसी तरह की कार्यशैली अपनाते हैं या इसी तरह से फैसला लेते हैं राज्यपाल कोटे वाली सीटों में, तो जेडीयू के जो पुराने एमएलसी हैं उनको झटका लग सकता है। झटका किनको लग सकता है? झटका बीजेपी छोड़ करके जनता दल यूनाइटेड के साथ आए रणवीर नंदन को लग सकता है, ललन सराफ को लग सकता है, संजय गांधी को लग सकता है। ये वो सदस्य हैं जो पहले से विधान पार्षद हैं और इनको रिपीट होने की उम्मीद है, लेकिन फैसला क्या होगा ये हम भी नहीं जानते हैं। 4, 5, 10 नाम हम भी चला दें, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में या उनकी राजनीति के बारे में जो लोग समझ रखते हैं उनको पता है कि जब तक वो फैसला ले नहीं लेते, मतलब फैसला सार्वजनिक नहीं हो जाता है, तब तक नीतीश कुमार जो बाएं हाथ से दाएं हाथ से काम करते हैं, बाएं हाथ को खबर नहीं लगती है कि वो क्या कर रहे हैं। तो इतना आसान नहीं है कि आप नीतीश कुमार को प्रिडिक्ट कर लीजिए, उनके बारे में भविष्यवाणी कर दीजिए। और हम ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, आप राज्यपाल कोटे से पहले जो अभी विधानसभा कोटे से जो परिषद में लोग गए जेडीयू से, कौन बता सकता था कि अशोक चौधरी का पत्ता उसमें कट जाएगा और अशोक चौधरी राज्यपाल कोटे से आगे जाएंगे? कोई नहीं बता सकता था। किसको पता था कि गुलाम गौस को भेज दिया जाएगा वापस से? किसको पता था कि डॉक्टर कुमुद वर्मा जो है वो विधान परिषद चली जाएंगी? किसको पता था कि मोतिहारी से आने वाले भीष्म सहनी जो है वो विधान परिषद पहुंच जाएंगे? ये अनएक्सपेक्टेड है। ये फैसला नीतीश कुमार ले सकते हैं, ये इसी तौर पे फैसला लेते हैं नीतीश कुमार। तो उन्होंने एक जो डिसीजन लिया वो उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पहले से, तो हम अभी वो जोखिम नहीं उठाना चाहते। लेकिन जो संभावनाएं हैं, जो कैलकुलेशन है, जो गणित है, वो क्या बता रहा है? तय बात है कि जो बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री हैं अशोक चौधरी, वो जाएंगे विधान परिषद राज्यपाल कोटे से, क्योंकि राज्यपाल कोटे से अगर उनको नहीं भेजा जाएगा तो वो मंत्री परिषद में है, तो वो दिक्कत होगी उनको, तो वो उनको भेजा जाएगा। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि जो दूसरे मंत्री हैं नीरज कुमार, वो क्यों नहीं भेजे जाएंगे? नीरज कुमार इसलिए नहीं भेजे जा सकते हैं क्योंकि हमको ऐसा लगता है, क्योंकि नीरज कुमार एक तो वो अपने जो विधान परिषद का उनका स्नातक वाला क्षेत्र है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा उसके लिए कैंपेन किया है, वोटर्स बनाए हैं, जो पूरी प्रक्रिया है उसको अपनाया है। तो नीरज कुमार को नीतीश कुमार इसलिए भी नहीं भेज सकते हैं कि नीरज कुमार के लिए अभी उनका जो चुनाव क्षेत्र है उसमें उनको उतरना है मैदान में। हो सकता है कि इसके लिए उनको छोड़ दिया जाए। अगर नहीं छोड़ा जाए तो दिक्कत ये भी है कि फिर उस सीट पे चुनाव होगी तो कौन उम्मीदवार होगा, क्योंकि तैयारी तो नीरज कुमार ने की है वहाँ पे। और अगर विधान परिषद का चुनाव नहीं होगा तो फिर विधानसभा का चुनाव भी मुश्किल है। तो वो विधान परिषद का चुनाव जो स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का है उसकी घोषणा अभी नहीं हुई है। हम प्लानिंग विधानसभा चुनाव को लेकर कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले जो राज्यपाल कोटे से 12 चेहरों को जाना है, उन 12 चेहरों में जनता दल यूनाइटेड के चेहरों की अगर हम बात करें तो संभव है कि नीरज कुमार को अभी फिलहाल न भेजा जाए, वो अपनी सीट जो स्नातक सीट है उस पर जाएं। ये हमको ऐसा लगता है, जो तकनीकी स्थिति है या जो मौजूदा स्थिति है उसको देख के हमारा आकलन है। पक्के तौर पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर बताते हैं दर्शकों को। लेकिन नीतीश कुमार या जनता दल यूनाइटेड के कोटे से एक राजपूत या क्षत्रिय समाज से एक कैंडिडेट का जाना तय माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, पिछला जो चुनाव हुआ विधानसभा कोटे से विधान परिषद के लिए, उसमें कांग्रेस ने एक कैंडिडेट भेजा, वो राजपूत क्षेत्र से, राजपूत समाज से आते हैं। माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय जनता दल ने सुनील कुमार सिंह को भेजा जो राजपूत से आते हैं, और बीजेपी और जेडीयू ने किसी भी राजपूत जाति से आने वाले नेता को नहीं भेजा। तो उसका नतीजा ये हुआ कि अब नीतीश कुमार पे एक दबाव भी है कहीं ना कहीं, जो बिहार में विधानसभा चुनाव होना है उसको देखते हुए कि आप एक राजपूत जाति से एक चेहरे को भेजिए। तो अगर उस चेहरे की बात करते हैं तो हम एक नाम ले सकते हैं कि संजय सिंह, जो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, पिछले बार उनको ड्रॉप कर दिया गया था। हो सकता है, यह पक्के तौर पे नहीं कहा सकता, लेकिन हो सकता है कि संजय सिंह को उस कोटे में, उस कैटेगरी में फिट बैठा दिया जाए। संजय सिंह रिपीट भी नहीं होंगे, यह भी एक बात है। तो जो नेता पहले से रिपीट होने की उम्मीद लगाए बैठे उनको झटका लग सकता है, नए नेताओं को लिया जा सकता है। इसके अलावे राजपूत जाति के अलावे एक और जाति है, एक और तबका है जिससे नीतीश कुमार कोई कैंडिडेट ले सकते हैं। दलित तबके से ले सकते हैं,
इस तबके से उन्होंने कोई कैंडिडेट नहीं लिया पिछले बार, बीजेपी ने भी नहीं लिया, बीजेपी ने कुशवाहा और कास्ट को भेज दिया। लेकिन जो पूरी स्थिति है वो ये बताती है गणेश कि बीजेपी कहीं ना कहीं भूमिहार समाज से भी एक चेहरा भेज सकती है। एक चेहरा जो है वो एनडीए से दलित सब तबके से जाएगा। तो ये इसलिए भी क्योंकि जो भी फैसला होगा वो अंडरस्टैंडिंग के साथ होगा। पिछली बार पशुपति कुमार पारस गए थे एलजेपी से हो सकता है दलित को भेज दिया जाए, एक अंडरस्टैंडिंग बना ली जाए। तो जिस पार्टी से जिस जाति के नेता को भेजा जाएगा उस जाति का नेता दूसरी पार्टी नहीं भेजेगा, मतलब दूसरी पार्टी से उस जाति का नेता नहीं जाएगा। ये भी तय फॉर्मूला है, ये भी बहुत क्लियर है। लेकिन फैसला किसको लेना है? नीतीश कुमार को लेना है। तो नीतीश कुमार जब फैसला लेते हैं तो फिर हम वही बात दोहराते हैं कि दाएं हाथ जब से वो काम करते हैं तो बाएं हाथ को खबर नहीं लगती है। भविष्यवाणी आप चाहे जो कर लीजिए, लेकिन आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। नीतीश कुमार को प्रिडिक्ट करना वाकई बहुत कठिन है। संजय गांधी का एक नाम है, देखिए संजय गांधी बहुत करीबी हैं, नहीं लगता कि उनका टिकट कटेगा या फिर वो रिपीट नहीं करेंगे। देखिए एक बात है, हम ये जो नीतीश कुमार ने अपने पिछले डिसीजन से इंडिकेशन दिया है हम उसकी बात कर रहे हैं। उस इंडिकेशन के बोलते हुए हम ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पुराने चेहरों को रिपीट नहीं कर सकते हैं, ये हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में संजय गांधी को ड्रॉप कर दे तो कौन सी बड़ी बात होगी। पहले भी उनको वो ड्रॉप कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि पहले ड्रॉप नहीं कर चुके हैं। और बहुत सारे पद होते हैं जहां पर उनको एडजस्ट किया सके तो दूसरों को किया जा सकता है। तो हम किसी एक नाम की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि ये फला व्यक्ति नहीं जाएगा। लेकिन जो नीतीश कुमार ने पिछले दफे इंडिकेशन दिया था उस इंडिकेशन के बूते हम ये कह रहे हैं कि इस बार हो सकता है वो पुराने चेहरों को रिपीट ना करें, नए चेहरों को मौका दें। चुनाव है, पार्टी में कई ऐसे लोग हैं जिनको मौका नहीं मिला है, जिनको मौका दिया जा सकता है। तो इंतजार करिए, नीतीश कुमार अधिकृत होंगे, उसके बाद वो कब सिफारिश करते हैं, कब राज्यपाल के पास वो नाम जाते हैं, वहां से मुहर लगती है और फिर वो नाम सामने आएंगे, 12 नाम। और हम आपको कहते हैं, अपने दर्शकों को ये भरोसा देते हैं कि सबसे पहले आपको हम ही बताएंगे कि कौन विधान परिषद जा रहा है राज्यपाल कोटे से। राज्यपाल की अनुशंसा पर, सरकार की अनुशंसा पर जो राज्यपाल कोटे से जाने वाले 12 चेहरे हैं उन पर हमारी नजरें होंगी। सबसे पहले उन नामों को हम सबसे पहले लाएंगे गणेश, और यकीन अपने दर्शकों को दिलाते हैं कि सियासत के अंदर की हर खबर हम सबसे पहले लाएंगे। गणेश, बिल्कुल 12 सीटों पर होने वाले इस मनोनयन पे सबकी निगाहें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर भी है। लेकिन दाव बड़ा नीतीश कुमार खेल सकते हैं। समीकरण देखेंगे, क्योंकि बिहार में जब भी चुनाव होता है जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा जाता है। ऐसे में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, जिनकी सीटें गठबंधन में नहीं मिलेगी उनको पहले एडजस्ट करने की कोशिश भी होगी। लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं और काउंटडाउन शुरू हो गया है। कभी भी बड़ा फैसला होगा, फर्स्ट बिहार झारखंड के इसी प्लेटफॉर्म पे, आपके इसी मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले उन नामों को लेकर हम आएंगे।